नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। 5 के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे नेताओं के अजीबोगरीब बयान भी सामने आने लगे। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है। वहीं अब यूपी के चुनावी समर में भगवान कृष्ण की एंट्री भी हो गई है। यूपी के चुनावी मैदान में आजकल सपने को लेकर संग्राम हो रहा है। पहले बीजेपी सांसद हरनाथ यादव ने सपना देखा कि भगवान कृष्ण ने उन्हें योगी के मथुरा से चुनाव लड़ने की प्रेरणा दी है। इसके बाद अखिलेश ने अपनी जीत का सपना देखा। अखिलेश यादव ने दावा कर दिया कि वो चुनाव जीतेंगे क्योंकि श्री कृष्ण उनके सपने में आए और उन्हें यह संकेत दिए। अखिलेश के भगवान कृष्ण के सपने वाले बयान पर सीएम योगी ने कहा है कि उन्हें भगवान कृष्ण से मतलब नहीं, वो तो कंस के उपासक थे। तभी तो जवाहर बाग में एसपी मुकुल द्विवेदी शहीद हुए थे। बहरहाल ये तय है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे हिंदू प्रतीकों पर होने वाली सियासत पर भी घमासान बढ़ रहा है। दरअसल बीजेपी अब राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद मथुरा पर भी फोकस कर रही है, तो समाजवादी पार्टी खुद को प्रतीकों की पॉलिटिक्स में बीजेपी के समकक्ष खड़ा करने की तैयारी में है। तो आज अपने इस खास कार्यक्रम 5 के प्राइम टाइम में यूपी की पॉलिटिक्स में हो रही भगवान श्री कृष्ण की एंट्री पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको अखिलेश यादव और सीएम योगी का बयान सुनाते हैं। तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री फेल हो चुके हैं, अब उनको कोई पास नहीं करा सकता। लेकिन इन्होंने जो सवाल अब जो पास कराने आ भी रहे हैं वो भी नहीं करा पाएंगे पास। नहीं, भगवान है। रात में हम पे आए, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र पे लिखा है। कुछ लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ, जो कार्य तुम नहीं कर पाए वह बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको यह भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दिए थे। तो उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में श्री कृष्ण की एंट्री भी हो गई है। एक के बाद एक बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी यहां पर देखने को मिल रही है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। दीपक सोनकर, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। अमन प्रताप सिंह, नेता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। साथ ही साथ अमित उपाध्याय, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी आज इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। आप सभी मेहमानों का जनतंत्र टीवी में बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमित उपाध्याय जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक आप हैं, काफी ज्यादा समझ भी रखते हैं राजनीति की, और जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि एक के बाद एक हिंदू प्रतीकों पर राजनीति होती हुई नजर आ रही है, तमाम बयान यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से अब श्री कृष्ण की एंट्री भी हो गई है, पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान निकलकर सामने आया और आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यहां पर श्री कृष्ण को लेकर पलटवार समाजवादी पार्टी पर किया है। कैसे देखते हैं? देखिए, मैं वाला प्रदेश है, तो ऐसे में सॉफ्ट हिंदू पॉलिटिक्स की तरफ ये राजनीति उत्तर प्रदेश की जाती हुई दिख रही है, क्योंकि ये राम कृष्ण इस तरह की बातों का करना, ये धर्म प्रेरित राजनीति की एक चर्चा प्रारंभ हो चुकी है। और चूंकि हरनाथ यादव जो राज्यसभा के सांसद हैं और जिन्होंने ये कृष्ण का हवाला दिया है कि योगी जी को चुनाव लड़ने के लिए मथुरा में, कृष्ण का कहना है कि उनको मथुरा में आना चाहिए, और उसके पलटवार में अखिलेश जी का ये जवाब कि मेरे तो हर रोज सपने में भगवान श्री कृष्ण आते हैं और मुझे चुनाव जीतने की बात कहते हैं, ये एक तरह से हाइपोथेटिकल एजम्पशन है। ये ऐसा नहीं है कि सपने में आते हैं और बिल्कुल आते हैं, ये सत्यता नहीं है, बट ये हाइपोथेटिकल एजम्पशन है कि किस तरीके से सॉफ्ट हिंदू पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ा जाए, किस तरीके से हिंदूवाद की राजनीति को सम्मिलित किया जाए समाजवाद की राजनीति में। क्योंकि एक चर्चा और किया अखिलेश जी ने, आप उस पर ध्यान देंगे, उन्होंने कहा कि समाजवाद से ही रामराज्य होता हुआ
समाजवाद से ही राम राज्य की उत्पन्न होती है। जो राम राज्य के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं वो समाजवाद से आता है। ये राम राज्य की बात करना अखिलेश जी द्वारा और श्री कृष्ण की बात करना, इसके पीछे दो रीजन है। एक तो मैंने कहा कि सॉफ्ट हिंदू पॉलिटिक्स, क्योंकि ये दिख रहा है सभी राजनीतिक दल कहीं न कहीं हिंदुत्व से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी किस तरीके से हिंदू पॉलिटिक्स खेल कर और सत्ता प्राप्त कर रही है, तो क्यों ना वो भी हिंदुइज्म की तरफ आगे बढ़ते हुए सत्ता को प्राप्त करें। तो इस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपने ऊपर जो दाग लगा रहता है, जो लोग कहते हैं कि इस तरीके से मुलायम सिंह जी ने गोली चलवाई कार सेवकों पर, तो वो मिटाने की एक कोशिश हो सकती है कि कहीं न कहीं हिंदू के प्रति प्रेम अखिलेश जी ये बताने की कोशिश करें कि उनको भी है और वो कहीं हिंदुइज्म से विरत नहीं है। अपनी राजनीति में हिंदुइज्म को लेकर वो चलेंगे, आगे हिंदू के लिए काम करेंगे। इस तरह की बात करते हुए कहीं कि अखिलेश जी ने वो जो एक गैप आज दिखाई पड़ता है कि कहीं न कहीं एक ब्लेम जो लगता है उसको कम करने की कोशिश की। अभी देखिए अयोध्या में 8 और 9 तारीख को विजय यात्रा निकालने जा रहे हैं अखिलेश जी अभी, तो वो भी कहीं न कहीं अयोध्या से यात्रा निकालना ये हिंदुओं को संकेत है कि हम आपके ही हैं, हम कहीं आपसे अलग नहीं है, हमें अलग करके दिखलाने की कोशिश होती है। तो इस तरीके से सपा का भी हिंदू राजनीति की तरफ नजदीक आना ये दिखलाई पड़ता है इसको। कहीं न कहीं ये कृष्ण का जो बयान, कृष्ण के सपने में आने वाला जो बयान है अखिलेश जी का, वो इसके माध्यम से कहीं न कहीं सॉफ्ट हिंदू पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ते हुए दिखाई पड़ा है। ठीक है, दीपक सोनकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से एक के बाद एक बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो अब विकास की राह को छोड़कर धर्म की राह की ओर इस कदर अग्रसर है कि हर कोई अब इसी राजनीति में जुट गया है। विकास के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं धूमिल होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए साहिल जी, उत्तर प्रदेश के अंदर 4.5 वर्षों के अंदर जो विकास का एक पथ यात्रा शुरू हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के बल पर ही 2014 में ही अपनी जीत को हासिल किया था, विकास के बल पर ही 2017 में हासिल किया था, विकास के मुद्दे पर ही हम लोगों ने 2019 में भी जीत हासिल किया था। बात जिस तरीके से चुनाव उत्तर प्रदेश में आते ही आज जो है सब लोगों को हिंदुत्व और धर्म नजर आ रहा है। आज भगवान कृष्ण भी याद आ रहे हैं। जो लोग राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले थे आज वो भी कृष्ण जी की अगुवाई बन रहे हैं, उनको भी कृष्ण जी सपने में आ रहे हैं। तो ये चुनावी जुमलेबाजी और चुनावी आने के बाद मैंने धर्म के साथ राजनीति करने वाले लोगों के साथ आज उनको जिन्ना से और बाबर से फुर्सत मिलने के बाद आज भगवान कृष्ण जी याद आ रहे हैं, आज भगवान कृष्ण जी सपने में आ रहे हैं। तो ये जुमलेबाजी और इस दिखावटी वाली चुनाव है, और ये है क्यों, ये उनको उनकी हार साफ नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश से इनका सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में इनको ये साफ तरह से दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने ये ठान लिया है कि पुनः जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है, जिस तरीके से देश में नंबर 1 प्रदेश बनाया है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन और मिशन को एक्ट में बदलने का काम किया है, इसी के तहत पर भारतीय जनता पार्टी पुनः उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने जा रही है। ये उसी की बौखलाहट है कि जिस तरीके से हम लोग धर्म की राजनीति से, जाति की राजनीति से, ध्रुवीकरण की राजनीति से जनता को लुभाने का काम किया जा रहा है। चुनाव आते ही चीजों को करने का काम किया है, मगर ये जुमलेबाजी, ये धर्म की राजनीति जनता ये सब जानती है, ये चलने वाली नहीं है। जिस तरीके से राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले, जिस तरीके से साधुओं पर लाठी चलाने वाले चुनाव आते ही डर के मारे आज हिंदू की टैक्स बन रहे हैं, ये बिल्कुल चलने वाला नहीं है। जनता ये सब जानती है। 2022 में भी इसका जवाब देने के लिए जनता तैयार बैठी। ठीक है, अमन प्रताप सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के नेता है वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल है। अमन जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि चुनाव नजदीक हैं और डर सता रहा है समाजवादी पार्टी को, इसीलिए अब श्री कृष्ण के सहारे ही नैया पार लगाने की कवायद तेज हो गई है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया जी। और उसके पश्चात दीपक सोनकर जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो साक्षात अपनी आंखों से भी ये चीजें देख रहे हैं, अपने दिल में भी जानते हैं कि वो जिस समुद्र में अपनी नाव के सहारे निकल चुके हैं उस नाव में छेद है और वो आने वाले चुनाव में नाव इनको डुबो के छोड़ेगी। लेकिन अभी भी उनके कॉन्फिडेंस में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। पिछले 5 साल की सरकार में जो 2 महीने इनके बचे हुए हैं, इन्होंने, मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं समाजवादी पार्टी की यहाँ बैठ के अगुवाई कर रहा हूँ, मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रख रहा हूँ, लेकिन दीपक सोनकर जी भी अपने दिल में ये बात जानते हैं। जब कभी लखनऊ से आगरा की सरजमी पे गए होंगे तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा बनाए गए एक्सप्रेस वे पे गाड़ी लेके गए होंगे,
तो उनका भी सीना कहीं ना कहीं अंदर से कहीं एक भावना आती होगी कि ये काम हमारे बाबा जी ने क्यों नहीं करवाया। आज लखनऊ में कैंसर इंस्टीट्यूट, लखनऊ में मेदांता हॉस्पिटल, ये किसने कराया काम? बाबा जी के पास क्या काम है? मैम योगी आदित्यनाथ जी, माननीय अजय सिंह बीस जी ने क्या करा है पिछले 5 साल में? सिर्फ परम आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा कराए गए कार्यों का पुनः फीता काट काट के इनके हाथ नहीं रुक रहे हैं। और दूसरी बात, अगर आप इतना कॉन्फिडेंट हैं कि आप आने वाला 22 का चुनाव बिल्कुल पूरी मजबूती से 300 की नैया पार करते हुए पुनः स्थापित होने जा रहे हैं, तो आपका क्यों केंद्रीय मंत्रिमंडल, आपके प्रधानमंत्री, आपके गृह मंत्री, आपका 90% केंद्रीय गृह मंत्रालय क्यों आज यूपी में पड़ा हुआ है? किस बात का खौफ है? किस बात का डर आपको सता रहा है कि आप दिल्ली छोड़ के आज उत्तर प्रदेश में पड़े हुए हैं? क्यों? क्या दिक्कत हो गई? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या दिक्कत हो गई? परम आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज तक उन्होंने ना जाति देखी, ना मजहब देखा, उन्होंने सर्व। दीपक जी, आ रहा हूं आपके पास, जवाब बात पूरी होने दीजिए, फिर आपके पास आ रहा हूं। हाँ जी। हर वर्ग के लिए काम करा उन्होंने। ना कभी हिंदू का बच्चा देखा, ना मुसलमान का बच्चा देखा, ना उन्होंने देखा ये ब्राह्मण है या ये ठाकुर है, ये कुर्मी है, उन्होंने कुछ नहीं देखा। उन्होंने सबके लिए काम करा। आज एक्सप्रेसवे पे आप चलते हैं, हम चलते हैं, कोई भी, क्या एक्सप्रेसवे पे चलने के लिए आपको जाति मजहब की जरूरत होती है? आप पुरानी बातें उठा के आप ये सोचेंगे कि आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को घेर लेंगे। आपने सिर्फ, भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ एक मुद्दा है, वो मुद्दा है उनके पास सिर्फ हिंदुत्व का। अब चुनाव जैसे जैसे सर पे चढ़ता चला आ रहा है, फिर से हिंदू को मुस्लिम के खिलाफ, मुस्लिम को हिंदू के खिलाफ भड़काएंगे। आप जमीनी तौर पे कुछ जमीनी काम करिए, आप जनता के प्रति फेवर में काम करिए, आप वो योजनाएं लाभान्वित करिए जो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। मैं आपसे रोजगार के मुद्दे पर हिंदुत्व की बात आपने की, तो उसमें तो समाजवादी पार्टी की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तमाम राजनीतिक दल उसी ओर चलते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि तमाम जो योजनाएं थी वो समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ पर शुरू की गई थी, और सिर्फ फीता काटते हुए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेता नजर आते हैं। और जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि तमाम जो शीर्ष नेता हैं वो मैदान में उतर चुके हैं, तो क्या ये बौखलाहट है, क्या ये घबराहट है, या फिर कोई एक रणनीति के तहत ये तमाम शीर्ष नेता मैदान में? देखिए साहिल जी, अभी भी अमन जी बता रहे थे, शायद योजनाएं अपनी गिरा रहे थे, तो मैं एक योजना इनकी मैं भी बताना चाहता हूं कि गोमती रिवर फ्रंट को ये सबसे बड़ी योजना और सबसे बड़ी उपलब्धि बनाते हैं। उसमें कितने हजार करोड़ का भ्रष्टाचार है कि आज तक उसका खुलासा, उसकी जांच चल रही है, उस पर कार्रवाई हो रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो विकास का लहर है ये उनको खराब हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से अंधेरे से उजाले में लाया गया है, उत्तर प्रदेश को टूटी सड़कों से अच्छी सड़कों में लाया गया है। आज ये एक एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश के अंदर तीन बड़े बड़े एक्सप्रेसवे का निर्माण चल रहा है, लगातार उन पर संपर्क हो रहा है, लगातार उन पर काम बढ़ रहा है और अच्छे एक्सप्रेसवे बन करके तैयार हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज बढ़ रहे हैं। आज स्वास्थ्य को देख करके अनेक क्षेत्र में लोगों को योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। हर एक क्षेत्र में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है ये इनको खराब लगा। ये जनता को ये जो बता रहे थे, अभी काम गिना रहे थे, 2017 में इन बोलते थे कि काम बोलता है, तो काम की जगह कारनामा बोला, उस कारनामे का जवाब जनता ने दिया और 2017 में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर ये साफ दृश्य सामने से नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो बदलाव, ये कड़ी पूरी बढ़ करके आई है। उत्तर प्रदेश के अंदर ये पूरा एक परिदृश्य बदल करके आया है। भारतीय जनता पार्टी ने बदला है और ये भारतीय जनता पार्टी को ही जिस तरीके से हम लोगों ने बढ़ करके काम किया है, पुनः उस तरीके से हम लोग आगे बढ़। ठीक है अमन जी क्या कहेंगे? जैसे कि दीपक जी का भी कहना है और भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती हुई आ रही है कि एक तरफ विकास और दूसरी तरफ धर्म, दोनों को साथ में लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और उसी के सहारे वो आने वाला विधानसभा चुनाव में भी प्रचंड जीत हासिल करने वाली है। क्या कहेंगे? जल्दी, समय कम है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2022 का चुनाव इतनी गंदी तरीके से हारने जा रही है कि मैं अपने मुंह से बोलने में मुझे शर्मिंदगी हो रही है। क्योंकि सिर्फ जिस पार्टी ने धर्म के, मजहब के आधार पे जनता को, लोगों को बांटने का काम करा हो, सिर्फ इन्होंने जनता को बांटने का काम करा, इन्होंने धरातल पे, जमीनी स्तर पे कोई काम करा नहीं है। दूसरी चीज, आज इन 9 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी की लखनऊ में रैली होने जा रही है, तो अभी से आलम यह है कि आस पड़ोस के जिलों में, जिला अध्यक्षों में, विधायकों में मैसेज कन्वे हुआ जा रहा है कि आपके पास 10
बसों की जिम्मेदारी है, किसी के पास 50 बसों की जिम्मेदारी है। अगर प्रधानमंत्री जी इतनी बड़ी शख्सियत है और योगी आदित्यनाथ जी इतनी मजबूत शख्सियत है और जनता के लिए उन्होंने बिल्कुल अपना सीना फाड़ के प्रभु श्री राम बनने का, प्रभु श्री राम की तरह, हनुमान जी की तरह, प्रभु साहब हनुमान जी की तरह सीना फाड़ दिया है उन्होंने जनता के लिए, तो जनता तो खुद ही दौड़ते हुए आएगी आपको सुनने के लिए, आपको देखने के लिए। आज क्यों भाड़े के टट्टी गाड़ियां लगवा के बुलानी पड़ रही है जनता? आप मुझे ये बताइए। दूसरी, प्रधानमंत्री जी क्यों पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का फीता पुनः काटने चले गए? वो योजना किसकी थी? मैं आपसे बात काम की करना चाहता हूँ, मेरी बात काम पे आएगी। आप सिर्फ मजहब के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ाने का काम करते हैं। चलिए ठीक है, अमित जी आपके फाइनल कमेंट्स। आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को, जी आपने दोनों ही पार्टी के नेताओं को यहाँ पर सुन लिया। अमित जी फाइनल कमेंट्स, आपके समय बहुत कम है। अखिलेश जी का बयान श्री कृष्ण के ऊपर कि मेरे सपनों में आते हैं, वैसे तो बयान हरनाथ जी ने शुरू किया था, राज्यसभा सांसद ने। इससे तो मुझे यही लगता है साहिल जी की कहीं न कहीं पुनः उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होंगे वो धर्म का एजेंडा सबसे ऊपर होगा। क्योंकि अभी आपने कहा कि कार्य और धर्म, तो मुझे लगता है धार्मिक आधार पर ही चुनाव लड़े जाएंगे। ऐसा संकेत मिल रहा है दोनों पार्टियों में। जो ये वार ऑफ वर्ड्स हो रहा है, जो वाक युद्ध हो रहा है, उससे क्लियर है कि कहीं न कहीं विकास के एजेंडे दूसरे चरण में रहेंगे। सबसे पहले सबसे ऊपर रहेगा धर्म का एजेंडा। तो धार्मिक आधार पर, हिंदुत्व के आधार पर ही चुनाव लड़ जाएंगे, ऐसा संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। ठीक, चलिए आप सभी मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए और अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर बात करें तो धर्म का एजेंडा सबसे ऊपर नजर आ रहा है। दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल को इसका फायदा पहुंचता है तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.